हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ भाई, सबसे पहले सारे बच्चों को भैया हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का पर्व भी है, लेकिन मेरे को रिकॉर्डिंग भी करना है आपके लिए। मेरे लिए ये सबसे अच्छा सुकून का पल है कि आज मेरी जो दिवाली है, मेरे इस दिवाली के दिन मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, बच्चों को कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपने सेशन के अंदर। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो टारगेट एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम को करने वाला हूँ 2024 को, जिसमें आज सेट नंबर 12 को हम लोग टारगेट करेंगे। और इससे पहले मैं करीब 11 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। रोज़ाना रात को 9 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती हैं एसएससी स्टेनो ग्रेड की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ 1 से लेके मैं ये पूरा 50 क्वेश्चन तक तो मैं सॉल्व करा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आप देखें यहाँ 46, 47, ये 50 तक, ये 50 तक मैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। अब आज जो मेरा डिस्कशन होने वाला है वो 51 से होने वाला है। तो बिना किसी समय गवाए एक एक मिनट का यूज़ करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। दिया हुआ है ईडियम्स बताना है आपको, मुहावरा बताना है। वर्ड है टू बी इन हॉट वाटर। अब इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? परेशानी में होना। इसमें होना, परेशानी में। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई आलोचना है, उसको सहन कर रहे हैं। टू गेट इन टू द डिफिकल्ट सिचुएशन इफ़ यू आर डेंजर फॉर बीइंग ड्रॉन। एक ऐसी समस्या जिसके अंदर आपको लगे कि आप पानी के अंदर डूब जाएंगे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर दूसरी सिचुएशन है टू गेट डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर डेंजर ऑफ बीइंग चॉक्ड टू द डेथ। ऐसी स्थिति जिसमें आपको लगे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, नहीं। थर्ड वाला देखिए, इन डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर डेंजर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज और पनिश्ड। ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर आपको लगता है कि कहीं कोई आपकी आलोचना करेगा या आपको पनिश करेगा, ये स्थिति हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। और सेकंड में देखिए, इन डेंजर यू आर बर्न्ट। ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको लगे कि आप जल जाओगे, ये नहीं होएगा। एक मिनट में चेक कर लूँ जरा, मैं ये परेशान कर रहा है, मैंने नेट खुला छोड़ दिया। हाँ, इट इज़ ओके। ठीक है, सारी चीज़ें सेट हैं कि नहीं, एक देख लूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। इज़ एवरीथिंग इज़ ओके नाउ? यस, एवरीथिंग इज़ ओके। ग्रेट। अब देखिए, मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है? देखिए, मीनल सेड दैट। देखिए, सैड का सैड ही रहने वाला है, सैड रहने वाला है, सैड रहने वाला। आस्क्ड वाली सिचुएशन हटा दीजिए यहाँ से, और ये जो टोल्ड वाली सिचुएशन है इसको भी हटा दीजिए। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह इन्वर्टेड कॉमा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इज एम आर आता है तो बेटा वो किस में बदलता है? वाज या वर में बदलता है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन। किस में बदलता है? वाज या वर में बदलता है। अब वाज या वर में तो उन्होंने चेंज कर ही दिया है, अब आपको किस में करना पड़ेगा? इसको इज एम आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर में आप आओगे तो वुड बी तो नहीं होने वाला, आर भी नहीं होगा, हैव बीन भी नहीं होगा, क्या होगा? इज एम आर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर? थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर दूं, मैं ये डिफरेंट ले लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास में वर्ड दिया है रुथलेस। रुथलेस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा क्रूल हो, निर्दयी हो। ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो शत्रु हो, है ना, जो हमारा क्या हो? दुश्मन हो। हॉस्टाइल शत्रु हो, यानी कि फो हो कोई। लेनिन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो, कोजी हो, आरामदायक हो। रिसॉल्यूट का मतलब क्या होता है? स्थिर। कोई चीज़ क्या है? बिल्कुल स्टेबल है, हिलेगी डुलेगी नहीं, एक जगह पे बनी रहेगी। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्धशाली व्यक्ति, यानी रिच व्यक्ति, वेल्दी व्यक्ति। अभी हमको क्या चाहिए? क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या हो गया? अत्याचारी टाइप का, जो चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो। और लेनिट का मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 54। और ये 54 में आपको क्या करना है, कैसे करना है, देख लेते हैं। रवि वॉकड अप टू अ प्रिंसिपल्स केबिन बट कुड नॉट मीट नो वन। नॉट मीट। देखिए, प्रिंसिपल एक पोस्ट है, और पोस्ट से पहले ए आर्टिकल नहीं आता, क्या आता है? द आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका टिक। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। 55 में आपको क्या करना है? इस फ्रेज को बदलना है। डोंट सी इनटू माय फोन। मेरे फ़ोन में मत देखो। जब आप किसी चीज़ की तरफ करेक्ट सीधे डायरेक्शन बताते हैं, जब आप किसी की तरफ डायरेक्शन शो करते हैं, तो डायरेक्शन शो करते समय आपको एट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट मी,
लुक एट द बल्ब, लुक एट द फैन, है ना। तो ये जो सिचुएशन होती है क्या आता है, लुक एट आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। बाकी नहीं बनेंगे, वॉच इनटू नहीं बनेगा, सी थ्रू नहीं बनेगा, वॉच थ्रू नहीं। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेरी तेज़ रहती है। तो प्लीज़ मेरे साथ में आप मार्च पास्ट करते जाइए और अच्छे से स्पीड को मेंटेन कीजिए, क्योंकि जिस स्पीड से आप चल रहे हैं ना, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको एक फास्ट स्पीड चाहिए सिलेक्शन के लिए। लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आप बैठे रह जाओगे बेटा, कोई और दूसरा बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है, आता सबको ही है, सबको दौड़ना आता है, लेकिन ज़रूरत ये है कि तेज़ कौन दौड़ता है, ये डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा, एक्टिव वॉइस में आता है इज, एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या आएगा, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जब इसको हम कंस्ट्रक्शन को बनाए हम लोगों ने, अब इसको देखते हैं कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे इज एम आर आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आ रही है। यहाँ पे कोई भी इज एम आर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही, या तो सेकेंड फॉर्म मिल रही है जो कि गलत है। यहाँ पर अगले वाले स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग इन द कंट्री सेंटर बाय देम इज गोइंग। भैया लास्ट में इज गोइंग कैसे आ सकता है यार। ठीक है, अब बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यही हमारा प्रॉपर आंसर सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी हमारे ऐसा कोई भी सोल्यूशन बन नहीं पा रहा जो हमारे फॉर्मेशन को मैच करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। अब आगे देखिए, इट इज रेनिंग व्हेन दे प्लेड द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जब वो मैच खेल रहे थे तब बारिश हो रही है, कि बारिश हो रही थी। वाज नहीं, इज नहीं बेटा, क्या आएगा, वाज, वर्षा हो रही थी जब वो कल मैच खेल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। क्लियर। 58 पर आइए, 58 क्या बोल रहा है, आई विजिटेड माई फ्रेंड फॉर नाइट। फॉर नाइट नहीं हो, क्या आएगा, आई विजिटेड माई फ्रेंड एट नाइट। ठीक है, फॉर नाइट नहीं होगा, एट नाइट का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 59 पर आइए, इसका एक सीधा ट्रिक है, ध्यान रखिए आप, कभी भी डिस्कसिंग के साथ में कोई प्रपोजिशन आता ही नहीं है, डिस्कस वर्ड के साथ में प्रपोजिशन आता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। बाकी सब में देखिए, यहाँ प्रपोजिशन दिया है गलत है, ये प्रपोजिशन दिया है गलत है, ये प्रपोजिशन दिया है गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। 60 पर आइए, 60 क्या कह रहा है, 60 वाले क्वेश्चन को जब आप शॉर्ट आउट करोगे तब आपको ये देखना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है। ए से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है सभी में, फिर देखना है कि ए के बाद बी आएगा कि ए के बाद में डी आएगा। और अगर ये क्लियर हो जाए, ए के बाद बी आएगा कि ए के बाद डी आएगा, तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। शुरू करें, ए से शुरू करते हैं। वन कॉमन मिस्टेक दैट मैनी पीपल हैव मेड इन दिस, दे हैव थॉट दैट इट वुड बी वेरी गुड थिंग इफ एवरीबडी एंड हैड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी। देखिए, ये एक बहुत गलत विचार है लोगों का, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हर कोई जब ये सोचता है कि सबके पास में एक समान धन होता है। नो मैटर, इसमें ऐसी कोई बात, नो मैटर का मतलब होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर दे वर्कड हार्ड और लिव्ड क्वाइट आइडली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मेहनत कर रहे हैं कि वो वैसे ही बैठे हुए हैं, फालतू बैठे हुए हैं। उसके बाद में अगर मैं डी वाला ऑप्शन रखूं, दे फॉरगेट दैट वेरी फ्यू पीपल वुड वर्क एट ऑल इफ इट वर नॉट फॉर मनी, देयर वर्क ब्रिंग्स देम, एंड विदाउट वर्क देयर वुड बी नो मनी। देखिए, कुल मिला के जो हो जाएगा, जब सभी के पास में धन हो जाएगा तो कोई काम ही नहीं करेगा, उनको लगेगा ही नहीं, उनका काम में मन ही नहीं लगेगा जब उनके पास पैसा आ ही रहा है। उनका मन कब लगेगा काम के अंदर, जब उनके पास पैसा नहीं हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर थर्ड, हमारे पास में सी हो जाएगा। एंड दे हैव इमेजिन दैट इफ ऑल मनी इन द कंट्री वर इक्वली डिवाइडेड एवरीबडी वुड बी रिच। और उनका ये भी मानना है, अगर ये जो धन है संसार के अंदर बराबर बांट दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पर आ जाएंगे। नाउ दैट इज वेरी ग्रेट मिस्टेक बिकॉज देयर इज सिंपली नॉट इनफ मनी टू मेक एवरीबडी रिच। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि कुल मिला के अगर धन सभी को रिच बना देता है, तो अगर सभी के पास में धन हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति मेहनत से काम करना नहीं चाहेगा, और हर कोई अमीर जरूर हो जाएगा लेकिन मेहनती नहीं बन पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 क्या बोल रहा है, देखिए एक स्टार कर लीजिए ये वाले क्वेश्चन को बेटा, ये बार बार आपके मतलब मैं देखता हूँ एसएससी के किसी ना किसी सेट में ये देखने को मिल ही जाता है, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, ये वाला कंटेंट आपको मिल जाता है। 30 माइल्स
आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। ए आ गया, ए का मतलब हो गया आर्टिकल। बोला गया है 30 मील क्या है, एक लंबा दूरी है पैदल चलने के लिए, है ना, चलने के लिए एक लंबी दूरी है, तो क्या है, सिंगुलर है, आर नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, इज आएगा। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। नेक्स्ट आ जाइए 62 पर, और 62 क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इरीगेट द डैश डेजर्ट बाय यूजिंग द वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर। तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है पार्श्ड, इसका आपको सेंस बताना है। पार्श्ड का मतलब होता है शुष्क, मतलब बिल्कुल खाली, जहाँ पे मतलब ड्राई एरिया हो बिल्कुल, है ना। सूखा रेगिस्तान कैसा होता है, ड्राई होता है ना। तो अब शुरू हो जाइए। लश, लश का मतलब क्या होता है, जैसे रसीला, जैसे आम एक फल है, एक रसीला फल है। एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा एरिया होता है, ड्राई प्लेस होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओनली का मतलब केवल होता है। रस्टिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मतलब असभ्य हो, थोड़ा सा गांव से जुड़ा हुआ हो, देहाती तरह का व्यक्ति हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 63 पर आइए, अब 63 क्या बोल रहा है इसमें देख लेते हैं। 63 में लिखा हुआ, आई डोंट फील लाइक हैंगिंग आउट टुडे, आज मेरा बाहर घूमने का मन नहीं है। आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल, अनवेल का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ महसूस करना। तो अंडर द कोट का मतलब क्या होता है, कोई चीज काफी सीक्रेट हो, छिपी हुई हो, हिडन हो। कैसी हो कोई चीज, क्या हो, हिडन हो। ठीक है, वैल्यू क्या हो, काफी छिपी हुई हो, और कैसी हो, हिडन हो। दूसरा है हमारे पास में अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, फीलिंग अनवेल, फीलिंग इल, अस्वस्थ महसूस करना। नियर द होराइजन, इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, मतलब कोई चीज होने ही वाली है, लाइकली टू हैपन। फिर है ओवर द मून, ओवर द मून का मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा वेरी हैप्पी या ग्लैड, बहुत ज्यादा खुश होना। अभी क्या बोला गया, वो कैसा महसूस कर रहा है, काफी बीमार सा महसूस कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ कम्स टू द 64। 64 में क्या बोला गया है, हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप, अच्छा, डैश द बॉडीज ऑफ द डेड कैप्टिवेट सब्सिक्वेंटली। देखिए हिटलर ने क्या कर रखा था, एक ऐसा कैंप बनाया था जिसमें क्या करता था, वो लोगों के ऊपर रिसर्च करता था, जीवित लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के इंजेक्शन लगा के उन पर रिसर्च करता था। तो ये उसका कैंप के बारे में, उस समय क्या हुआ था, काफ़ी चीज़ों का क्या होता, बॉडी को क्या कर रहा था, म्यूटिलेट कर रहा था। म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को चेंज करना, उनके डीएनए में हेर फेर करना। और म्यूटिलेट का मतलब ये भी होता है एडवांस, तरक्की करते जाना, आगे की तरफ बढ़ते जाना। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना, क्या वो कोई प्लान बना रहा था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एग्जेजरेट का मतलब लंबी लंबी फेंकना, किसी बात को बहुत लंबा लंबा फेंक रहा था, नहीं। रिसाउंडेड का मतलब क्या होता है, इको, इको का मतलब क्या होता है, आवाज का गूंजना, क्या आवाज गूंज रही थी, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। 65 पर आइए। 65 क्या बोल रहा है, शाइला सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट अ स्किलफुल टेलर शी इज। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमारे पास में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, तो गिवन सेंटेंस बदल जाता है एक्सक्लेम्ड में। किस में बदल जाता है, गिवन सेंटेंस एक्सक्लेम्ड में बदल जाता है। शाइला एक्सक्लेम, यहाँ तक तो ठीक है ये वाला। सेकंड वाले में देखिए सैड आ रहा है, ये गलत है। शाइला एक्सक्लेम, यहाँ तक ठीक है। एक्सक्लेम्ड के साथ में टू आ रहा है जो कि गलत है, और इफ कभी भी नहीं आता एक्सक्लेम्ड वाले सेंटेंस। अब 1 और 3 बचा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह को हटाकर हमने दैट लगाया, ठीक है। सब्जेक्ट शी था, हमने शी रखा, या हमने शी रखा। अब देखिए ये इज एम आर है, भाई टेंस तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंस तो चेंज ही नहीं किया गया है, तो पहला वाला गलत है। टेंस किस में बदलेगा, इज किस में बदलेगा बेटा, वाज में बदलेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, अब भी आ गया हमारे पास में क्लोज पैसेज आ गया, तो क्लोज पैसेज को देख लेते हैं। देखिए अभी तक जितने भी 65 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नंबर 66 है। 65 तक आपको वोकेबलरी मिलेगी, ग्रामर मिलेगी, लेकिन 66 से लेके पूरा 100 तक, ये पूरे जो आपके पास में 35 समथिंग क्वेश्चन है, ये 35 क्वेश्चन आपके रीडिंग स्किल पर डिपेंड करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू एंड दैट डिमांड्स इमीडिएट डैश। देखिए भैया, ये जो मौसम का जो परिवर्तन है, वो हमारे हमारे जो वैश्विक मुद्दे हैं उनमें से एक सबसे ज़्यादा उठने वाला मुद्दा है। और हमको इस पे क्या चाहिए, तुरंत ही क्या करना चाहिए, डिले करना चाहिए, देरी करनी चाहिए। क्या हमको अपैथी यानी इसके तरफ किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।
डिफरेंस अंतर करना चाहिए, नहीं, हमको क्या करना चाहिए, हमको इसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? इसका कलर में चेंज कर दूं। अब क्या बोल रहा है इसके बाद में, द अर्थ क्लाइमेट इज अंडर गोइंग डैश चेंजेस प्राइमरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन। देखिए, जब मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, मानव की आदतें हैं, जिनमें से वो क्या कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं और पेड़ों की अति कटाई कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभाव, ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार, प्रभाव पड़ रहा है, कोई साधारण प्रभाव पड़ रहा है, कोई सख्त प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, क्या पड़ रहा है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ना। कैसा प्रभाव पड़ना, गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे और देखेंगे। एक मिनट में पानी पी लूं, H2O बहुत जरूरी है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज आर, देखिए मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आर डैश एंड इंक्लूड द राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस। देखिए, मौसम परिवर्तन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम हैं जिनको हम देख रहे हैं। यानी कि कैसे, फार शॉर्ट साइटेड, बहुत ही कम दृष्टि पर है, नहीं बेटा। क्लीन, बिल्कुल साफ है, नहीं। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, नहीं। फार रीचिंग, मतलब ऐसे जिनका प्रभाव हमको दूर तक देखने को मिलेगा, इनका दूरगामी प्रभाव है इनके। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। टू मिटिगेट द इफेक्ट इट इज क्रूशियल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, promote the renewable energy sources and adopt the sustainable dash। देखिए, बोला गया है कि अगर हम इस चीज़ को कम करना चाहते तो हमको जो ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है उसको कम करना पड़ेगा, और जो क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है जिनको हम पुनः बना सकते हैं, जो रिसाइक्लेबल सोर्सेज हैं, उनको हमको अपनाना होगा। और हमें इस तरह के लिए हमको किस तरह की चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, सतत। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, जो बार बार प्रयोग की जा सके। परिणामों को, कॉन्सिक्वेंसेस किए गए परिणामों को, इफेक्ट प्रभावों को नहीं। किसको करेंगे, सॉल्यूशंस। हमको ऐसे सॉल्यूशन लाने चाहिए जिससे हमारी प्रकृति में सुधार हो। आगे देखिए, एडिशनली, और तो और, रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिकली आर एसेंशियल कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल डैश आर नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज कलेक्टिवली। तो भैया देखिए, इसके अंदर क्या दिया है कि ये जो हैं सारे के सारे, ये जितने भी प्रभाव हैं, इनके बारे में चर्चा की जा रही है। इनके लिए हमको ना केवल देश के अपने व्यक्तिगत स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर हम इन सबको उठाना चाहिए। हमको इस कप के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। डायरेक्शन नहीं, केसेस नहीं, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है, ये नहीं, हमको लगाने हैं एफर्ट्स, प्रयास करना है। देखिए, पर्यावरण को बदलना किसी एक की ड्यूटी नहीं है, ये सब लोगों की ड्यूटी है और सब लोगों को करना चाहिए, है ना। जैसे मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ तो ऐसी चीज़ खरीदता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल हो और मेड इन इंडिया हो। मैं ब्रांड की तरफ नहीं भागता, विदेशी ब्रांड क्यों खरीदूंगा भैया, अपना इंडिया का खरीदूंगा ना। मेरे भाई को फ़ायदा होगा, मैं दूसरे के भाई को फ़ायदा क्यों करूँ भाई, मैं तो अपने भाई को फ़ायदा करूँगा ना मैं। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ ऐसी चीज़ें लूँ जिससे मेरे भारत का पैसा मेरे भारत में ही रहे। देखिए, किप्स with its vast dash in school computer education। देखिए, डैश द वास्ट कंप्यूटर एजुकेशन डैश द सीरीज साइबर बीन्स। देखिए, किप्स की चर्चा हो रही है, जिसका क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल के अंदर क्या है, एक बहुत अच्छा अनुभव है। मेंबरशिप नहीं है, विश्वास नहीं है, शेयर नहीं है, उसका क्या है, एक्सपीरियंस है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। एक्सपीरियंस है, और ये किस में एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर एजुकेशन में, साइबर बीन्स में। दिस इज द डैश कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज। अब ये कैसी कंप्यूटर सीरीज, दिस इज द, कुछ मिस्टेक हुई है यार, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, डैश द कंप्यूटर सीरीज, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मैं मिस कर गया था बेटा, यहाँ पर ये 72 का जो आंसर बनेगा, 72 में आंसर होना चाहिए हैज़ डिज़ाइन। तो देखिए, किप्स जो है उसका एक बहुत लंबा अनुभव है, उसने कंप्यूटर के लिए एक अच्छी सीरीज़ डिज़ाइन की है जिससे हम कंप्यूटर लर्निंग को प्रॉपर कर सकें। तो वेल डिज़ाइन नहीं किया, इस डिज़ाइन नहीं किया, डिज़ाइन नहीं किया, हैज़ डिज़ाइन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। दिस इज द
अब दा के बाद में बेटा कौन सी डिग्री आती है, सबको मालूम है दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आती है। मोर नहीं आएगा, लीस्ट नहीं आएगा, ग्रेट नहीं आएगा, मोस्ट आएगा। मोस्ट कौन सी डिग्री है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सीरीज, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समझने योग्य, जो सबसे ज़्यादा समझने योग्य कंप्यूटर सीरीज है वो कौन सी है। हु आता है जीवित के लिए, हु की तो चर्चा है ही नहीं है यहाँ पे, तो कंप्यूटर सीरीज की बात हो रही है। दैट विचारों के लिए आता है, नहीं। हुज अधिकार के लिए आता है, यहाँ विच का यूज किया जाएगा। विच इज द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर क्या जाएगा, विच का यूज किया जाएगा। विच इज फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, जिसमें हम क्या करते हैं, रटने वाली लर्निंग नहीं करते हैं। वाइल डिजाइनिंग दिस सीरीज, इस सीरीज को डिजाइन करते समय अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इनटू गिव ईच डैश अ प्रैक्टिकल शेप। तो देखिए भैया इसके अंदर कई सारे प्रयास किए गए हैं, कई सारे प्रयास किए गए हैं जिससे एक प्रॉपर एक कंप्यूटर की जो लर्निंग है उसको रोड लर्निंग ना बनाते हुए उसको कैसी लर्निंग बना दी जाए, प्रैक्टिकल लर्निंग कर बना दी जाए। तो क्या एस्पेक्ट्स होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एस्पेक्ट्स कंसेप्ट्स, क्या व्यू विचार होंगे। देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए अपने पास में, हमारे पास एस्पेक्ट तो नहीं हो सकता, प्रोसेस भी नहीं हो सकता, विचार भी नहीं हो सकते, लेकिन कंसेप्ट हो सकता है। देखिए एजुकेशन का क्या होता है कंसेप्ट, जैसे मैं हूँ, मैं आपको हमेशा कंसेप्ट बेस ही पढ़ाऊंगा। मैं मेरे वीडियो के अंदर आपको फालतू इधर उधर की बातें नहीं मिल देंगी आपको कभी भी, अप टू द मार्क बात करता हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर एक कोई, मैं भी बेटा जब एग्जाम, मैं भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके वैसे ही बैठ गया हूं मैं पहले भी इसका एग्जाम क्रैक कर चुका हूं एसएससी स्टेनोग्राफर का, और एक अटेम्प्ट नहीं लगातार 3 अटेम्प्ट किए, लेकिन हर बार कभी, एक बार तो मैं 1.5 नंबर से लौट कर आया हूं बेटा। मैं जानता हूं कि कितनी वैल्यू है एक एक मिनट की, इसलिए मैं कभी भी फालतू बकवास नहीं करता अपने वीडियो के अंदर। मेरे वीडियोस आपको प्रमोशनल वीडियो नहीं मिलेंगे, केवल एजुकेशनल वीडियो ही मिलेंगे। बच्चों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे, और नहीं पसंद आएगा चाहे जी मर्जी, चाहे जितना प्रमोशन करता रहूं, कुछ नहीं होने वाला। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बिगाड़ना, किसी चीज को मतलब प्रताड़ना करना। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस डैश। देखिए एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि कई तरीके से हो रहा है हमारे मार्केट प्लेस के अंदर, कई तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो मीन्स नहीं होगा, स्टेटस नहीं होगा, रास्ते, पैथ्स का मतलब रास्ते होता है, वेज, कई सारे तरीके हैं जिससे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा। कैसे हो रहा है देखिए, फॉर एग्जाम्पल समटाइम ट्रेडर्स इंडल्ज इन डैश ट्रेड प्रैक्टिस सच एज शॉपकीपर वेज लेस देन द व्हाट दे शुड एंड व्हेन दे ट्रेड एट द चार्जेस वर नॉट मेंशन्ड बिफोर और व्हेन। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन कैसा होता है कि उनके जो रेट हैं उनमें बहुत अंतर कर देते हैं। जब आप बाहर देखोगे तो लिखा हुआ है 99 रुपीज़, और अंदर जैसे आप पहुंचे, आपने ऑर्डर किया तो वो 199 का हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से गलत तरीका अपना रहे हैं। डिसेंट का मतलब अच्छा तरीका होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, किसी के संग में भेदभाव करना, एथिकल मतलब बिल्कुल न्याय संगत नहीं होगा, अनफेयर कर रहे हैं। वो कैसा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। मैं बाहर कुछ पोस्टर लगा रहा हूँ, अंदर मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, थंबनेल कुछ और लगा हुआ है वीडियो में, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ। इंग्लिश का थंबनेल लगा हो तो मुझे वही पढ़ाना चाहिए ना, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है इसके अंदर, और वैन डैश गुड्स आर सोल्ड। और क्या होता है कि जब कोई चीज़ खराब होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट होती है। कोई चीज़ अच्छी होगी तो मिलावट होती है क्या, अगर दूध दही के अंदर कुछ मिलावट कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो लिक्विड नहीं होगा, डिजीज्ड बीमारी नहीं होगी, प्योरीफाई शुद्ध नहीं होगा, एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है अनप्योर, जिसके अंदर क्या होती है, मिलावट होती है। अब दिवाली का फेस्टिवल है, मार्केट के अंदर मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयों के अंदर कुछ मिलावट करके दे देते हैं, कुछ केमिकल वगैरह मिला देते हैं, है ना, पुरानी रखी मिठाइयाँ पकड़ा देते हैं। मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मीन, मार्केट क्या है, बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं करता है। प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल वर कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट आर डैश डैश। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड इकट्ठा होना, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, डिसऑर्डरली अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड यानी फैले हुए हैं। देखिए जिसके पास में जितना पैसा होता है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, वो अपने हिसाब से मार्केट को कभी भी अप एंड डाउन कर सकता है। उसकी मर्जी है कि उसने बोला कि भैया जैसे ये पेन है, अब इसके पास में क्या है, ये चाहता है कि ये पेन मार्केट में मेरे अलावा कोई नहीं बेचे, तो उसने पूरा मार्केट का पेन कैप्चर करके अपने पास में खरीद के रख लिया। अब किसी को भी चाहिए होगा तो ये पेन लेने के लिए उसको उसी के पास में जाना पड़ेगा। तो ये गलत तरीका है ना, सबको मौका मिलना चाहिए इसके अंदर।
एंड दिस हैपन स्पेशली व्हेन द लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। होता क्या है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे अब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट था, ओरिजिनल रखा हुआ है, लेकिन अब इसकी कई सारी कॉपीज़ आने लगी। तो जैसे ही इसकी कॉपीज़ आने लगी तो लोगों ने क्या किया, इनकी कॉपीज़ को खरीदना शुरू कर दिया, जो कि सस्ते दामों में मिलने लगी। दीज कंपनीज व्यूज वेल्थ पावर एंड रीच कैन डैश मार्केट इन वेरियस वे। और देखिए कभी कभी क्या होता है, कंपनी के पास अगर ज़्यादा पैसा हो, वेल्थ हो, नाम हो, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को वो बेचती है वो, ठीक है। तो क्या वो सरेंडर करती है? नहीं। एक्सरसाइज कसरत करती है? नहीं। एम्प्लॉय मतलब लगाती है? नहीं। वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? विचारों का डगमगाना। वो कभी भी मार्केट को अप एंड डाउन कर सकती है, ठीक है। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 81। 81 पे चर्चा करते हैं और 81 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है, देखिए। अ स्टोन दैट इज कॉन्स्टेंटली a stone that is constantly rolling out gather moss, while a stone that remain lying one dash will gather it after a time। देखिए भैया फिजिक्स की कुछ कहानी है। कोई भी चीज़ अगर एक्शन में चल रही है, रोल हो रही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास, उसके अंदर कोई वजन नहीं हो, गैदर नो मासेस, है ना, कोई मास वो नहीं गैदर करती है। लेकिन अगर वो एक जगह पर आ जाती है तो वो क्या करती है, उसके वजन को वो ग्रहण करने लगती है। फिजिक्स का एक लॉ है, तो इसी लॉ को ये लोग बता रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए हमको क्या करना है, कैसे करना है। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक जगह पे वो रुक जाती है, प्लेस हो जाती है, लोकेलिटी नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगा, साइज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। इन द सेम वे, और इसी तरह अ मैन हु इज रोलिंग स्टोन, ऐसा ही जो व्यक्ति बदलता रहता है। रोलिंग स्टोन का मतलब क्या है, जिसके कहने का तरीका कुछ और है, पहले तो यस कर रहा है, फिर नो कर रहा है, फिर यस कर रहा है, फिर नो कर रहा है, ऐसी स्थिति। हु इज कॉन्स्टेंटली डैश हिज ऑक्यूपेशन एंड परस्यूट, जो क्या करता है, अपने जो है रोलिंग स्टोन जो क्या करता है, लगातार अपने ऑक्यूपेशंस को, अपने व्यापार को, अपने प्रयासों को लगातार क्या करता रहता है, बदलता रहता है। चेंजिंग, एक्टिव नहीं होगा, मूविंग नहीं होगा। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, ये नहीं होगा। क्या होगा, अपने विचारों को बदलता रहता है। एंड डज नॉट सेटल, और एक बात पे वो सेटल नहीं रहता है। सेटल अपॉन नहीं होगा, सेटल बिलो नहीं होगा, सेटल आफ्टर नहीं होगा, क्या होगा, सेटल डाउन। जो अपनी एक ही जगह पर स्थायी रुका नहीं रहता है। लॉन्ग फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क, अचीव लिटिल और नो डैश इन लाइफ, वो अपने जीवन में क्या नहीं पा सकता। वो जो व्यक्ति एक जगह पे स्थिर नहीं है, तो वो अपने जीवन में सीनियरिटी नहीं, मेजॉरिटी नहीं, प्रायोरिटी प्राथमिकता नहीं, वो क्या नहीं पा सकता, अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता, जो व्यक्ति एक जगह पे स्थायी नहीं है। बोला गया है वन हु इज कॉन्स्टेंटली चॉपिंग एंड चेंजिंग विल नेवर बिकम द वेल्दी एंड गेट सक्सेस इन लाइफ। जो व्यक्ति लगातार अपने व्यापारों को बदलता रहता है, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाता। ही विल मेरिली बी अ डिसिपिटिंग, वो हमेशा क्या रहता है, अपने आप को नष्ट करता रहता है। हिज एनर्जी एंड विल गेट नोवेयर, और कहीं पे नहीं जा पाता। एज अ प्रोवर्ब सेज, एक कहावत कही गई है, ही हु हंट्स टू हेयर्स, व्यक्ति जो दो शिकार करता है, दो खरगोशों को पकड़ता है, लॉजेज डैश, वो क्या करता है, दोनों को ही खो देता है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। यानी कोई व्यक्ति अगर, एक व्यक्ति अगर दो नाव में सवारी करता है, तो वो व्यक्ति कभी भी किनारे नहीं लग पाता है। एक व्यक्ति जो दो शिकार करने के चक्कर में रहता है, वो कभी भी शिकार को नहीं पकड़ पाता। चलिए भैया, अब आ जाइए हमारे पास में अनसीन पैसेज पे, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोला गया है, द वर्ल्ड हेरिटेज रेफर्स टू द कल्चर नेचुरल लैंडमार्क दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भैया, वर्ल्ड हेरिटेज की बात हो रही है। जीके में हम लोगों ने काफ़ी सारा पढ़ा है, हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ा है, उसी के बारे में चर्चा है। अब यहाँ पे यूनेस्को की बता रही है, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू द ह्यूमैनिटी। इन्होंने क्या किया है, मानवता को एक अलग तरीके से उन्होंने उसको सम्मान दिया है, वैल्यू किया है। दीज लैंडमार्क्स आर कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन हिस्ट्री कल्चर एंड आर द देयर फॉर प्रोटेक्टेड बाय द इंटरनेशनल ट्रीटीज टू इंश्योर देयर प्रिजर्वेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। देखिए यूनेस्को क्या करता है, पुरानी जो भी हमारी धरोहर हैं, उनको ये संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है। इसमें ना केवल नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी इस पर काम किया जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमारे संसार का जो एक बहुत महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट का जो एस्पेक्ट है, वो ये है कल्चरल सिग्निफिकेंस। हमारे यहाँ पे कल्चर का बहुत महत्व है। दीज साइट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द पीपल
हैव हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों के जो पुराने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए साइट्स बनाई गई थी। जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज कंसिडर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट because of its historical culture importance to the China and the world. The wall was constructed over a period of the century, protected China from the invasions and has become a symbol of China's strength and determination. देखिए चाइना की दीवार बनाई गई थी चाइना को सुरक्षा करने के लिए, तो वो क्या है, एक सिंबल बना हुआ है चाइना की ताकत का और उनकी सुरक्षा का। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज देयर नेचर ब्यूटी। उनकी एक प्राकृतिक सौंदर्य भी होता है, इसलिए नेचुरल जो हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है वो हमें बहुत आकर्षित करती है। दीज साइट्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ब्रीड टेकिंग लैंडस्केप्स, डाइवर्सिटी इकोसिस्टम। ये उनके क्या होते हैं, भौगोलिक स्तर पर निर्भर करता है, उनका जो आसपास का क्षेत्र है उस पर निर्भर करता है। द ग्रेट बैरियर रीफ, अब देखिए किसके बारे में चर्चा हो रही है हमारे पास में। द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल इज अ हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ द अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है वहाँ पर क्या है कि असमान बायोडाइवर्सिटी है और नेचुरल ब्यूटी है। द रीफ इज home to the thousands of the species of the marine life and provides an important habitats for the many endangered species। ये जो रीफ है ना, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पर कई सारे जलीय जीव जंतुओं की प्रजातियाँ रहती हैं और कई सारी ऐसे प्रजातियाँ जो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर भी हैं। फिर बोला गया प्रिजर्विंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग दीज कल्चर एंड नेचर सिग्निफिकेंस। मैनी साइट्स आर अंडर threat from a variety of the factor including climate change, natural disaster, human activities such as tourism and development। अब देखिए इसमें कई सारे चेंजेस शामिल हैं। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस शामिल हैं, देखिए मौसम का परिवर्तन शामिल है, नेचुरल डिजास्टर शामिल है, ह्यूमन एक्टिविटी शामिल है इसके अंदर, टूरिज्म और डेवलपमेंट। फॉर दिस रीजन यूनेस्को वर्क्स विद द गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू डेवलप द स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग दीज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। कुल मिला के देखिए हमको ऐतिहासिक चीज़ों को संभालना चाहिए, इसके लिए यूनेस्को प्रयास कर रहा है और इसके लिए ना केवल यूनेस्को, हम सबको भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब आगे क्या बोला है, डिस्पाइट दिस एफर्ट, इन एफर्ट के बावजूद भी मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंटिन्यू टू फेस द थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल द एंशियंट सिटी ऑफ द पालमेरा इन सीरिया विच वॉज रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980 was extensively damaged by the ISIS militant in 2015। देखिए इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी कई सारी साइट्स हैं जिनको नुकसान हो रहा है, जिनमें से एक सीरिया की साइट है पालमेरा, है ना, इसको आज भी नुकसान हो रहा है। 1980 के अंदर इसको सरकार ने संरक्षण दिया था, पूरे संसार ने संरक्षण दिया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सिंबल दिया था, लेकिन ISIS ने 2015 के अंदर इसको नष्ट कर दिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कल्चर साइट वॉज डिवास्टिंग लॉस ऑफ द पीपल ऑफ द सीरिया and the world। In conclusion, World Heritage Sites are the great importance to the humanity and their preservation is crucially for maintaining our cultures and natural heritage। The recognition of these sites by the UNESCO is an important step toward their protecting, preserving for the future generation। देखिए यूनेस्को का प्रयास क्या है कि जैसे पहले भी नुकसान हुआ इस तरह के नुकसान ना हो, प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से, इस चीज़ का यूनेस्को ध्यान रखता है। ना केवल यूनेस्को, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है उसका ध्यान रखें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 पे चर्चा करते हैं। व्हाट आर द सम फैक्टर थ्रेटन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिक्स की तो कोई बात ही नहीं आई थी इतने बीच के अंदर, तो पॉलिटिकल वाले वर्ड को तो आप हटा ही दीजिए। उसके बाद में लैक ऑफ फंडिंग, पैसे की कमी, और गवर्नमेंट का सपोर्ट और पैसे की कमी, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई इसमें पैसे की कमी के बारे में। इसके अंदर बोला गया है डिक्लाइन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में चर्चा हुई, पैसेज के अंदर नहीं हुई है, इतनी चर्चा नहीं बताई गई है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द टूरिज्म एंड डेवलपमेंट। देखिए मौसम के परिवर्तन के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण और मानवीय क्रियाओं के कारण ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। ठीक है, जिसमें से क्या आ रहा है अपना, जैसे लोग क्या करते हैं घूमने के लिए जाते हैं। जैसे मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर फेमस है बेटा ग्वालियर का किला। ठीक है, तो ये ग्वालियर के किले पे मैंने देखा है जाकर दीवारों के ऊपर जाके पता नहीं कपल्स जाते हैं, इस तरह के साइन बना देते हैं, हार्ट साइन बना देंगे और HR कुछ ना कुछ लिख लिख कर आ जाते हैं उसके अंदर। यार क्या है, आप क्या शो करना चाहते हैं, दीवारों को क्यों ख़राब कर रहे हो बेटा,
कुछ करना है तो अपना कैरियर बना लो ना, जॉब देखो यार, तो अच्छा भी लगेगा। वहाँ जाके कुछ शेप बना दी, उल्टे सीधे बना दिए, पान खा के जा रहे हैं वहाँ, थूक रहे हैं दीवारों के ऊपर, बनाने का तो कुछ नहीं है, ख़राब और कर देना है। ठीक है, चलिए 87 पर आइए। थोड़ा सा मन खराब होता है इस तरह की चीज़ों को देख कर, कि लगता है इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो बड़ा मन खराब होता है। हम इंसान हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, जानवर थोड़ी ना है यार, कहीं तो भी आया तो कर दी, इंसान है हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल, इसमें से कौन सा सुटेबल टाइटल होता है पैसेज के लिए? देखिए, द रोल ऑफ यूनेस्को फॉर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हो सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज द नेचुरल ब्यूटी टू एक्सप्लोर, ये नहीं होगा। द थ्रेट ऑफ फेसिंग वर्ल्ड हेरिटेज ड्यू टू द ह्यूमन, मानवता के कारण जो हेरिटेज साइट को फेस कर रहे हैं, नहीं। देखिए, इनमें से अब देखना है कि सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन हिस्ट्री, मानवता के इतिहास के लिए और कल्चर के लिए। ये सारी चीज़ें पॉइंट नंबर 1 में मिल रही हैं जो हमने टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। हालांकि बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो प्रॉपर टाइटल बन सके। तो पहला वाला ही सही है, जो सारी की सारी चीज़ों को बता रहा है। आगे देखिए, हाउ डज यूनेस्को वर्क टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बचाने के लिए कैसे काम कर रहा है? तो देखेंगे बहुत ध्यान से भैया, ये कैसे काम कर रहा है। बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशन टू प्रिवेंट एनी चेंज और डिस्ट्रक्शन, क्या वो किसी तरह के कोई स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर का प्रयोग कर रहा है? ऐसा तो कुछ भी चर्चा नहीं बताई गई है। बाय वर्किंग विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ काम करना, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ काम करना, एंड टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर द प्रिजर्वेशन। हाँ यार, ऐसा कुछ हो सकता है, ये सेकंड वाला अभी होल्ड करके रखते हैं, अभी चेक करता हूँ। बाय कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन असेसमेंट, देखिए इधर पे कभी भी लगातार इंस्पेक्शन के बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई पैसेज के अंदर, ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं। बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द साइट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं बताया गया कि भाई लोगों का साइट्स पे कम घूमने जाया करें, ज़्यादा देखने ना जाया करें, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। फोर्थ वाला नहीं, सेकंड वाला ही सही है। गवर्नमेंट का और लोगों का साथ में मिलकर ही इस साइट्स को बचाया जा सकता है, नहीं तो नहीं बचाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। 89 पर आइए। अब 89 क्या बता रहा है, आपको बताना है एंटोनिम। अनपैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर होता है। तो अनपैरेलल का मतलब क्या होता है? असमांतर, असमांतर। ठीक है, जो समांतर ना हो, असमांतर। स्ट्रेटजीज मतलब क्या होता है? किसी के जो हमारे जो स्टेप्स होते हैं, हमारे किसी चीज़ के लिए स्टेप्स हो रहा है, कुछ रणनीतियाँ हों। डिवास्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। अब बैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट होना, स्टॉपेज आना। ठीक है, और फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, निरंतर हो रही हो, लगातार हो रही हो, निरंतर हो रही हो। देखिए ध्यान से, यहाँ पे असमांतर है, निरंतर नहीं हो रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंटली हो ही रही है, ये तो निरंतर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1990 क्या कहता है। आपको एक पैसेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि पैसेज किस तरह का था। क्या क्रोनोलॉजिकल था, क्या ये समयवार था, कालक्रम के अनुसार था, या कोई घटनाक्रम हो, कालक्रम या घटनाक्रम के अनुसार था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था और विरोधाभास कर रहा था? ऐसा भी नहीं कर रहा था किसी चीज में। प्रभाव को बता रहा था और उसके कारणों को बता रहा था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, प्रॉब्लम को बताया उसने कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके सोल्यूशंस भी बताए, ये था टॉपिक के। ठीक है, चलिए भैया अब आ जाइए अगले पैसेज पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व कर लिया? हम लोगों ने 90 तक सॉल्व हो गया, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। सिर्फ मुझको 10 मिनट दीजिए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व। Wuthering Heights, penned by a Emily Bront, is a captivating novel set on the desolate moor of the Yorkshire. देखिए, वुथर हाइट, ये जो है वुथरिंग हाइट, ये एक नोवेल है। इसको किसने लिखा है? एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। ये नोवेल क्या है? मूर्स ऑफ यॉर्क के डिसोल्यूट को बता रहा है, निराशा को बताता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द इंटेंस रिलेशनशिप एंड ऑब्सेशन ऑफ इट्स कैरेक्टर। इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा है, पूरी की पूरी स्टोरी। ये जो स्टोरी है उनके रिश्तेदारी के बारे में बता रहा है। द नरेटिव बिगिंस विद द मिस्टर लॉकवुड, ये जो कहानी है किससे शुरू होती है? लॉकवुड से शुरू होती है। ठीक है, हु रेंट्स द थ्रस्कोर्स गैराज फ्रॉम द इनिग्मेटिक हेल्थ क्लिफ, जो क्या करता है? किराए पर थ्रस्कोर्स गैराज को देता है इनिग्मेटिक हेल्थ क्लिफ। Intrigued by the neighboring farmhouse, and Wuthering Lockwood delves into the complex history of the Earnshaw and Linton family.
भैया देखिए कुल मिला के इसके अंदर फैमिली कोलैप्स के बारे में बताया जा रहा है, फैमिली किस तरीके से बातचीत को कहती है। द हार्ट ऑफ द स्टोरी फोकस ऑन द पैशनेट लव अफेयर बिटवीन द हीथक्लिफ एंड द कैथरीन अर्नस्टॉ। इसके अंदर स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है जिसमें से उनके अफेयर के बारे में बताया गया है, एक हीथक्लिफ के कैरेक्टर है, एक कैथरीन नाम का कैरेक्टर है, इनके बीच के प्रेम को बताया गया है। विच लीड्स टू द बिट्रेयल एंड रिवेंज, जो प्रेम था दोनों के बीच में, पहले दोनों के बीच में जो प्रेम था, किस किसके बीच में प्रेम था, हेथक्लिफ के बीच में जो प्रेम था और जो कैथरीन के बीच में जो लव था। पहले तो दोनों के बीच में लव था, लेकिन बाद में क्या हो गई, दोनों के बीच में क्या होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। हिथक्लिफ्स थ्रस्ट फॉर द रिवेंज ड्राइव द प्लॉट। हिथक्लिफ जो बदला लेना चाहता था, उसकी जो बदले की प्यास थी, उसने क्या किया, एक षड्यंत्र बनाया, इन्फ्लिक्ट सफरिंग अपॉन दोज हु रॉन्ग्ड हिम, और उसने जो भी उसके साथ गलत हुआ था उन सभी लोगों ने सफ़र किया, पर्टिकुलरली इडगर लिंटन और इजाबेल और इडगर लिंटन ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया। द नोबल एक्सप्लोर थीम्स ऑफ द लव, रिवेंज एंड सोशल क्लासेस। ये क्या बताता है, प्रेम को बताता है, जो है रिवेंज को बतलाता है, बदले को बतलाता है, और सोशल क्लासेस को बतलाता है। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनचेक्ड पैशन, वुथरिंग हाइट प्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, most notably Heathcliff, who changed the conventional notion heroism and romanticism against the backdrop of the wild moors. Bronte waves a dark hunting tales continues to the captivate reader। देखिए कुल मिला के ये जो नोवेल था वो काफ़ी ज़्यादा कैसा था कि कॉम्प्लेक्स नोवेल था। इसके अंदर कई सारी ऐसी स्टोरियाँ रही हैं, पहले लव अफेयर होता है, फिर धोखा दिया जाता है, फिर काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेंसीज होती हैं। ठीक है। अब देखिए हाउ डज द हिथक्लिफ चैलेंज द कन्वेंशनल नोशन। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल नोशन का मतलब होता है परंपरागत चली आ रही चीज़ों को उसने कैसे उसने उसका सामना किया था। बाय शोइंग एक्सट्रीम इमोशन एंड ऑब्सेशन, एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज एंड इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर। देखिए भाई ये सारी चीज़ें आपको पैसेज में मिल जाती है। उसने क्या किया था, वो थोड़ा सा इमोशन था, पागलपन भी था, वो बदला भी लेना चाहता था, उसके अंदर दर्द भी था और दूसरों को उसने पीड़ा भी दी थी। नंबर 92 पर आइए, 92 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या था, समरी ऑफ वुथरिलिंग हाइट, यही इसका था। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन स्टोरी किसके बारे में बताई गई थी, वुथरिलिंग हाइट के बारे में बताई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। हु इज द एंट्रेंस्ड बाय द नेबरिंग फार्म हाउस नेम वुथरोलिंग हाइट। भैया बोला गया है कि इसके पास में इनके जो पड़ोसी में जो घर था, वुथरेलिंग हाइट नाम किसका था भैया, इनमें से कौन था भैया, किसके बारे में चर्चा थी इसमें। देखिए इजाबेल ये तो दूर थी, इडगर ये भी दूर था, कैथरीन अनशॉ भी दूर थी, मिस्टर लॉकवुड था जो वुथरिंग हाइट में नेबरिंग फार्म हाउस पर था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। 94 पर आ जाइए। 94 में क्या बताया गया, सिनोनिम बताना है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। क्या होता है, कोई चीज़ कैसी हो, परंपरा से चली आ रही हो, पारंपरिक। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, असाधारण। ठीक है। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा कैसा हो, व्यर्थ हो, बेकार हो। कस्टमरी का मतलब क्या होता है, प्रथागत हो। और कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, समकालीन हो, कि कैसा हो, एक समान हो, तो कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा, परंपरागत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर। चलिए 95 पर आइए। अब आपको बताना है इसका अपोजिट बताना है। वर्ड है वेजेंस, वेंजेंस, जिसका मतलब क्या होता है, किसी से क्या लेना, प्रतिशोध लेना, बदले की भावना। ठीक है, वेंजेंस। अब इधर पे बताया गया कंपेशन। कंपेशन का मतलब क्या होता है, किसी की भरपाई करना, है ना, नुकसान की भरपाई। ठीक है। कस्टम का मतलब क्या होता है, रिवाज होता है। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना। ठीक है। रिक्वेंटल का मतलब क्या होता है, किसी को रिटर्न करना, कोई चीज़ उसको लौटा देना व्यक्ति। अभी क्या चाहिए हमको भैया, यहाँ पे देखिए प्रतिशोध लेना है किसी से, और यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, उसको क्षमा कर देना है व्यक्ति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ता हूँ, एक और पैसेज रह गया है जवानों, इसको और देख लीजिए, फिर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। दैट इज इफ वी आर रियली डिटरमाइंड टू डू थिंग। ये तभी संभव है जब हम किसी चीज़ को लेकर, करने को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं।
हाउएवर, हालांकि, डिफिकल्टी इट में, इसके अंदर कई सारी डिफिकल्टी भी होती हैं। हाउएवर ग्रेट ऑब्स्टेकल इन आवर पैथ, कई सारी समस्याएं आती हैं हमारे रास्ते में। वी शैल एट लास्ट फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट, और आखिर में हमको एक रास्ता मिल जाता है इसको करने का। ऑल डिफिकल्टीज, ऑल हार्डशिप, ऑल ऑब्स्टेकल, हाउएवर इनसरमाउंटेबल दे मे बी अपीयर, मेल्ट बिफोर द डिटरमाइंड विल। देखो, परेशानी चाहे जितनी जटिल हो, पेपर चाहे जितना कठिन हो, रुकावटें चाहे जितनी ज़्यादा हो, लेकिन दृढ़ संकल्प से आप अपने पेपर को क्रैक कर सकते हो। आपने डिटरमाइन कर लिया, आपने फैसला कर लिया नहीं मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, तो वो होगा ही। जिस दिन आपके दिमाग के अंदर ये क्रैक हो गया ना कि ये मेरा एग्जाम क्रैक हो गया, उसी दिन ऑफिशियली तो ये हो ही जाएगा। पहले दिमाग में क्रैक होना चाहिए एग्जाम, दिमाग में क्रैक नहीं हुआ ना तो ये होना ही नहीं है। अब फियर्स डिजायर, एक ऐसा डिजायर होना चाहिए, बिल्कुल खूंखार डिजायर, मतलब करना ही करना है उसको। अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रिम्प ओवर द ऑल डिफिकल्टीज। एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ योजना, दिमाग की पक्की स्थिरता आपको हर तरह की समस्याओं से, हर तरह की जटिलताओं से ऊपर निकाल लाती है। स्ट्रॉन्ग विल इज लाइक अ रशिंग टॉरेंट दैट विल स्विप्स अवे द रॉक स्टोन्स ट्री इन द पैथ। एक पक्का इरादा जिस तरीके से पूरे रास्ते से पत्थर को हटा देता है। एक तेज हवा का झोंका क्या करता है कि पूरे रास्ते से पत्थरों को हटा देगा, पेड़ों को उखाड़ फेंकेगा। एक तूफान जब आता है, एक टॉरेंट जब आता है, तूफान जब आता है, तो सब चीज़ों को साफ कर देता है। मैन हु हैव टावर्ड हाई above their fellows have been remarkable for their undaunted will। ऐसा व्यक्ति जो अपने सभी मित्रों से एक अलग विचारधारा रखता है, एक ऊंचे विचारधारा का व्यक्ति होता है, वो अपनी पक्के दृढ़ संकल्प से अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा के लेकर जाता है और सभी लोग उसको सैल्यूट भी करते हैं। 96 पर आइए, 96 पर क्या बोला गया है, इसके लिए आपको सुटेबल टाइटल बताना है। तो आ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोसेस, मोस नहीं होगा। मेकिंग माउंटेन ऑफ द मोल हिल, है ना, राई का पहाड़ बना देना नहीं होगा। बर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा है, ये वाला ही इसका सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यही वाला फ्रेज आया, बाकी कोई फ्रेजेस नहीं आए। ठीक है। आ रोलिंग गैदर नो मासेस, नो मोस का मतलब क्या होता है, बेपैंदी का लोटा, मतलब ढरकम्मा, कभी कभी इधर टरक जाता है, कभी उधर टरक जाता है। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं ना, अभी आपके सामने आपकी बोल देंगे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, कैसा है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। प्रोसेस कोई मिक्सचर हो रहा था, नहीं, वो कैसा था, डिस्क्रिप्शन कर रहा था, बता रहा था, जहां चाहा वहां रहा है, ये था। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। फोर्थ क्रोनोलॉजिकल, कोई कालक्रम को बता रहा था, बिल्कुल नहीं बता रहा था। चलिए 98 पर आइए। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, रोजाना एसएससी स्टेनो का जो पेपर है रात को 9 बजे अपलोड हो जाता है, आपको यूट्यूब चैनल पर ये मिल जाएगा। ठीक है। अगर जो भी बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपके डाउट का सोल्यूशन आपको श्योर करके मैं आपको क्लियर करके दूंगा। आपका कैसा भी डाउट हो एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड, बाकी नहीं। देखिए वर्ड है हमारे पास में इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक या अनौपचारिक था, नहीं। वरीड कोई चिंता का विषय था, नहीं। ह्यूमरस कोई मजाक था, नहीं। एनकरेजिंग ये साहस दे रहा था हमको, क्या दे रहा था, साहस दे रहा था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब 99 पर आ जाइए, 99 में क्या बताना है, आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्या दी हुई है। द मेन थीम ऑफ द पैसेज टू हैव एम्बिशन डिजायर ऑफ लाइफ, क्या पैसेज की मेन थीम ये थी एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं के ऊपर था, नहीं। वो तो दृढ़ संकल्प के ऊपर था। पैसेज ऑफ ट्रस्टिंग वन सेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट करने के ऊपर था, नहीं, ऐसा नहीं था। द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग विल के बारे में बताया गया था। आ स्ट्रॉन्ग विल कैन अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, स्ट्रॉन्ग विल से आप दुनिया में सब कुछ चीज़ को जीत सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। द मेन थीम ऑफ द पैसेज टू हैव गोल इन द लाइफ, जीवन में गोल होना चाहिए, अभी नहीं, दृढ़ संकल्प की बात बताई गई थी इसके अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। देखिए अब बताना है, एंटेनिम्स बताना है। वर्ड है अनडाउंटेड, जिसका मतलब होता है ब्रेव यानी कि बहादुर। टेस्टी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मोर पावर। ठीक है, मोर पावरफुल। इनडोमिटेबल का मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते हो, अनसप्रेस्ड, अदम्य, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपनी बातों से दबा नहीं सकते, अदम्य। कावर्डली का मतलब क्या होता है, डरपोक। ठीक है, डरा हुआ व्यक्ति।
इम्पेटस का मतलब होता है साहसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो साहसी हो। अभी आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी। क्लियर, आया समझ में बेटा? तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किरदार को बना सकते हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं, और कोई आके आपकी सफलता की कहानी नहीं लिखने वाला। ध्यान रखिए, आप ही अकेले खिलाड़ी हैं जो इस मैच को जीत सकते हैं और जिता सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन कीजिए।